इसके बारे में अभी हम देखेंगे जनरेटर फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से ये बनाते हैं। ये थोड़ी सी हाई लेवल कंटेंट है, ये इसको थोड़ा हाई लेवल माना जाता है और इसके ऊपर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका इसका एक्सपीरियंस 5+ ईयर के आगे या फिर 6+ ईयर के आगे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जनरेटर फंक्शन है मैक्सिमम इसके यहाँ तक कोई पढ़ना नहीं चाहता है जावास्क्रिप्ट में। लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट देना है तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी चलो देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ द जनरेटर फंक्शन। व्हाट इज जनरेटर फंक्शन, ठीक है। अब देखेंगे जनरेटर फंक्शन क्या है और उसके बारे में डिटेल देखेंगे, ठीक है। सो generator function in a JavaScript provides a way to define an iterative algorithm by writing single function. By writing a single function whose execution is not a continuous. ठीक है। अब ये जो जनरेटर फंक्शन होता है, ठीक है, तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि अगर आपको कोई इटरेटिव एल्गोरिदम से आपके पास उसको आपको डिफाइन करना है। इटरेटिव मीन्स ऐसा कोई आपके पास प्रोग्राम है जो क्या होगा, बार बार प्रोग्राम आप उसको रन करने वाले हो, यूज करने वाले हो, ठीक है। लेकिन वो जो जनरेटर फंक्शन क्या करता है कि इस तरह के एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके अंदर कोड किया जाता है, ठीक है। और ये जो फंक्शन होता है जनरेटर, ये इसके अंदर का सारा कोड ये एक साथ नहीं एग्जीक्यूट करता है। सो नॉर्मली हमने फंक्शन के अंदर जो कोड करते हैं उस फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो उसका पूरा कोड एग्जीक्यूट होता है एट अ टाइम सिंगल कॉल में और हमें इसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन जनरेटर फंक्शन का काम ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, उसके अंदर हम कोड लिखते हैं और उसको हम पॉज करके रिट्राइव कर सकते हैं। ये कोड एक साथ पूरा रन नहीं होता है, जब चाहे हमें जिसकी ज़रूरत है तब उसका कोड हम कॉल कर सकते हैं। तो ये जनरेटर फंक्शन की खासियत है, ठीक है। नाउ ये और इसका एक काम है यहाँ पे, इट allow you to pause and resume multiple value over time, ठीक है। तो अभी इसका मेन और एक पर्पज़ है, इट अलाउ यू टू पॉज एंड रिज्यूम मल्टीपल वैल्यू ओवर टाइम। तो यहाँ पे जो आपका का जो फंक्शन है, नॉर्मल हमारा फंक्शन जब भी कॉल करती है तो वन टाइम ही हमें पूरा रन करके रिजल्ट रिटर्न करता है। लेकिन जनरेटर फंक्शन हम उसको पॉज करके अलग अलग वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं उसके अंदर से, ठीक है। सो अल्टीमेटली जनरेटर फंक्शन आपको नए नए रिजल्ट जनरेट करके देता है, वैल्यू एज पर योर नीड, और उसके अंदर कोड है सारा एग्जीक्यूट नहीं करता है। जैसे आपको जिस कोड की आपको ज़रूरत है उस कोड को ही क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी फंक्शन होता है उसी को जनरेटर फंक्शन होता है। अब इसका यूज इसलिए होता है, यूज ऑफ द जनरेटर फंक्शन हियर, जनरेटर फंक्शन, अब इसका यूज होता है नंबर 1 टू इम्प्लीमेंट
iterators and number zone to handle asynchronous operation. ठीक है, तो इसका ये दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमें कोई इटरेटर इम्प्लीमेंट करना है ताकि वो इटरेटर कोड को इटरेट करके एक एक वैल्यू जनरेट कर सके, और सेकंड है हमें असिंक्रोनस ऑपरेशन हैंडल करने, तो हम इस जनरेटर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसका सिंटैक्स किस तरीके से जनरेशन फंक्शन बनाया जाता है। ठीक है, तो हियर हम लिखेंगे सिंटैक्स ऑफ जनरेटर फंक्शन। ठीक है, अब सिंटैक्स के अंदर यहाँ पे आता है फंक्शन कीवर्ड, ये फंक्शन है और उसके आगे स्टार आता है। ठीक है, जो भी स्टार आता है फंक्शन कीवर्ड के आगे, इसका मतलब क्या है, वो जनरेटर फंक्शन है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और यहाँ पे फंक्शन का नाम है, फंक्शन नेम, जो भी नाम देंगे आप फंक्शन। ठीक है, फंक्शन नेम इसके अंदर, और नाउ इसके अंदर आपको लिखना है यील्ड फर्स्ट आउटपुट, मतलब यहाँ पे आउटपुट 1 आपको जो आउटपुट चाहिए से वो आउट, सेकंड यील्ड ये आउटपुट सेकंड, थर्ड यील्ड आउटपुट थर्ड, एंड अप टू yield आउटपुट n। these are the function clause। ठीक है, तो ये एक जनरेटर फंक्शन है, उसके अंदर yield का इस्तेमाल होता है, और ये आउटपुट है, ये अभी क्या है, ये हम क्या करेंगे इसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वेयर में देखेंगे ये चीज़ क्या है। सबसे पहले वेयर में देखेंगे, वेयर सबसे पहले है यहाँ पे फंक्शन स्टार। so now it is a command to define generator function। ठीक है, तो फंक्शन जनरेटर फंक्शन डिफाइन करने के लिए फंक्शन के आगे स्टार लगाना है आपको, तो ये कमांड है, इसका इस्तेमाल करना है आपको। सेकंड थिंग है नंबर सेकंड, इसके बाद है फंक्शन नेम। इट इज आइडेंटिफायर टू द फंक्शन। तो यहाँ पे आप फंक्शन नेम मतलब एक आइडेंटिफायर देते हो, फंक्शन को एक नेम देते हो ताकि उस नेम से वो फंक्शन को पहचाना जा सके। ठीक है, नाउ यहाँ पे अभी देखेंगे ये यील्ड नंबर थर्ड, यील्ड आउटपुट 1। अब इसका मतलब ये होता है कि यील्ड फंक्शन क्या करता है, सॉरी यील्ड कीवर्ड, यील्ड इज अ कीवर्ड that stop current execution and return output value to the caller। ठीक है, तो यील्ड स्टेटमेंट का इस्तेमाल ये होता है कि जब भी यील्ड ऑफ वहाँ पे इनकाउंटर होता है तो वो एग्जीक्यूशन को क्या करता है, स्टॉप करता है, और उसकी वैल्यू क्या करता है, रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा जनरेटर फंक्शन हम इसको बनाते हैं, और इस तरीके से ये फंक्शन वर्क होता है। ठीक है, अभी ये जो फंक्शन है हमारा, अब इसको हम एक्चुअली में इस फंक्शन को बनाते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए अभी यहाँ पे
एग्जाम्पल लेंगे, क्रिएट डिफाइन जनरेटर फंक्शन। अब इसको हम कोडिंग के द्वारा बनाएंगे, ठीक है। अब इसको किस तरीके से बनाना है, मान लो एक फंक्शन बनाएंगे हम, जनरेटर फंक्शन स्टार, और फंक्शन का नेम है मतलब 10 वैल्यू, 10 मतलब 3 वैल्यू, 3 वैल्यू मैंने फंक्शन का नाम दिया है, ये फंक्शन बनाया, ठीक है। अभी सबसे पहले यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसके अंदर ये फंक्शन क्या करेगा, मुझे 3 वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यील्ड 1 रिटर्न करूँगा, उसके बाद यील्ड 2 रिटर्न करूँगा, यील्ड 3 रिटर्न करूँगा, ठीक है। और ये मेरा फंक्शन हो गया, ठीक है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है अभी हम देखेंगे। तो अभी इसको क्या करना है, हमें पहले फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। तो कॉल किस तरीके से किया जाता है, एज ऑर्डिनरी नॉर्मल फंक्शन जैसे कॉल करते हैं हम उस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे एक वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल जनरेटर इज इक्वल टू, अब फंक्शन का नाम क्या है, 3 वैल्यू, ये 3 वैल्यू, और इसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो जैसे भी ये फंक्शन कॉल होता है, ये फंक्शन ये क्या करता है, डायरेक्टली यहाँ पे आता है, ओके, यहाँ पे आता है, ये इसको कॉल करता है। जैसे भी कॉल करता है तो इसमें कि एक भी स्टेटमेंट क्या करता है, वो नॉट एग्जीक्यूट, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है। और क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न करता है यहाँ से, जैसे भी कॉल होता है वो क्या करता है, वहाँ यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न कर देता है, ओके। रिटर्न रिटर्न क्या करता है, यहाँ पे रिटर्न एक ऑब्जेक्ट करता है। कौन सा ऑब्जेक्ट, इस तरीके का ऑब्जेक्ट। उसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉरी, ये क्या करता है, रिटर्न करता है जनरेटर ऑब्जेक्ट, रिटर्न है जनरेटर ऑब्जेक्ट, रिटर्न जनरेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने फंक्शन को कॉल किया है जनरेटर को, तो उसके अंदर यील्ड स्टेटमेंट है। ये जनरेटर फंक्शन शुरू में कॉल करते तो ये इसके अंदर का कोई भी कोड कॉल नहीं होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली क्या करता है, एक जनरेटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। अब जनरेटर का ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया, तो अभी हमें क्या करना है, इस फंक्शन की एक एक कोड जो है ये, अब ये जो यील्ड है, यील्ड जहाँ पर भी यील्ड है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्या होता है, पॉज होता है, एग्जीक्यूशन पॉज होता है यहाँ पे, ठीक है। और हमारा फंक्शन स्टॉप होता है। तो अभी हमें क्या, इसकी जो 3 वैल्यू है यील्ड, हमें इसको कॉल करना है, ठीक है। मतलब इसकी यील्ड में जो भी आउटपुट लिखा है हमने वैल्यू, वो चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमने फंक्शन को कॉल किया है, दीज आर द स्टेप 1। यहाँ पे फंक्शन ने रिटर्न किया है जनरेटर ऑब्जेक्ट। अब हम जनरेटर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके इसका कोड को क्या करेंगे, रन करेंगे, और एक एक वैल्यू हमें रिटर्न होगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जनरेटर ऑब्जेक्ट मिला है, इसका यूज करना है। जैसे कि जनरेटर डॉट, इसकी एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज अ नेक्स्ट मेथड। तो जो भी जनरेटर ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर नेक्स्ट नाम की एक मेथड होती है, ठीक है। तो आपको जनरेटर डॉट नेक्स्ट मेथड कॉल करनी है। तो नेक्स्ट मेथड क्या करता है, यहाँ पे जैसे भी ये नेक्स्ट मेथड यूज होता है तो ये फंक्शन स्टॉप हुआ है हमारा एग्जीक्यूशन, उसको रिज्यूम करता है। मतलब ये यहाँ से शुरू होता है फंक्शन हमारा एग्जीक्यूशन, और यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू हो गया तो यहाँ पे उसको पहला स्टेटमेंट यील्ड मिला है, यील्ड। तो जैसे भी यील्ड मिला है तो यहाँ पे क्या होता है, ये फंक्शन फिर से स्टॉप होता है, और यील्ड क्या करता है, ये 1 वैल्यू रिटर्न करता है, कहाँ पे, जहाँ पे ये नेक्स्ट कॉल किया था, ठीक है। फिर ये 1 वैल्यू हम एक वेरिएबल में लेंगे कांस्टेंट x के अंदर, तो x के अंदर 1 चला गया, और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे console.log x। तो जैसे ही हम इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिकली पहली वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्या हुआ है, स्टॉप हुआ है, ठीक है। एग्जीक्यूशन क्या हुआ है, स्टॉप हुआ है, क्योंकि यील्ड क्या करता है, जो भी एग्जीक्यूशन है उसको स्टॉप करता है, और उसकी रिटर्न वैल्यू नेक्स्ट
नेक्स्ट को रिटर्न कर देता है। अब हमें क्या करना है, इसका एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट करना है। तो फिर से स्टार्ट करना है मतलब इस लाइन पे जाना है हमें, इस लाइन पे। तो फिर से आपको यूज करना है जनरेटर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट मेथड, और जैसे भी आप नेक्स्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यहाँ से ये नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। लेकिन नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद ये येल्ड है यहाँ पे, तो येल्ड क्या करेगा, इस एग्जीक्यूशन को स्टॉप करेगा और ये टू वैल्यू जो है ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा नेक्स्ट को। फिर नेक्स्ट क्या करे, ये वैल्यू रिटर्न है, हम एक वेरिएबल पे ले लेंगे कांस्टेंट वाई। अब वाई के अंदर 2 चला गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और रिटर्न करेंगे वाई, तो इसका आउटपुट आएगा हमें 2। ठीक है। अब यहाँ पे हमें फिर से क्या हुआ है, हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप हुआ है, क्योंकि यील्ड क्या करता है, जहाँ पर भी ये यील्ड आता है तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप होता है और उसकी जो वैल्यू है आगे की वो रिटर्न करता है किसको, जहाँ पे नेक्स्ट मेथड कॉल हुई थी वहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हुआ है, अब हमें और इसकी वैल्यू क्या करनी है, रिटर्न करनी है। ठीक है। तो मतलब ऑल इसकी आगे का कोड एग्जीक्यूट करना है हमें, आगे का कोड। तो यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दी, आपको ये फिर से मैं बताऊंगा कि आउटपुट कैसा आता है। ये थोड़ा सा मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे। ठीक है, चलो। जैसे हमारा ये लिखा था यील्ड 1, यील्ड 2, यील्ड 3। ठीक है। तो अभी जैसे मैं जनरेटर का इस्तेमाल करके इसको रन करूँगा मेथड, इस मेथड को। तो जनरेटर मेरा ऑब्जेक्ट है, डॉट इसकी मेथड है नेक्स्ट। ठीक है। तो जैसे भी मैं नेक्स्ट मेथड कॉल करूँगा ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस फंक्शन को पोस्ट स्टेटमेंट रन होगी, इसकी रिज्यूम करेगा। तो यहाँ पे उसको येल्ड मिला है, तो येल्ड क्या करेगा, एग्जीक्यूशन को फिर से स्टॉप करेगा, नीचे नहीं जाने देगा। और ये 1 वैल्यू है, ये क्या करेगा, ये 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन येल्ड क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, एक रिटर्न ऑब्जेक्ट करेगा इस तरीके से, जिसके अंदर वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू है, एंड कॉमा, उसके बाद आएगा डन, और यहाँ पे आएगा फॉल्स। ये ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करेगा। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कहाँ पे जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 प्रॉपर्टी होगी, ये खुद ही वैल्यू जो कि ये यील्ड की वैल्यू है ये, एंड सेकंड है डन प्रॉपर्टी जिसके अंदर फॉल्स। मतलब ये पूरा फंक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि इसके अंदर और भी यील्ड स्टेटमेंट है। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। फिर इस ऑब्जेक्ट को हम एक वेरिएबल में लेंगे कांस्टेंट x। ठीक है। तो x के अंदर ये ऑब्जेक्ट चला गया, हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे इसको, और x को जैसे प्रिंट करेंगे तो आपको आउटपुट में ये ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे पहला रिजल्ट आ गया है। अभी हमें ये 2 लाइन एग्जीक्यूट करनी है। तो 2 लाइन एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हुआ है, उसको रिज्यूम करना है। तो रिज्यूम करना है तो फिर से जनरेटर की नेक्स्ट मेथड कॉल करना है, जनरेटर डॉट नेक्स्ट। तो जैसे भी ये नेक्स्ट मेथड कॉल होती है तो ऑटोमेटिक ये यहाँ से रिज्यूम होगा नेक्स्ट लाइन से। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे वो आ गया यहाँ पे, तो नेक्स्ट लाइन पे भी उसको यील्ड मिला है, तो यहाँ पे यील्ड क्या करेगा, इस एग्जीक्यूशन को स्टॉप करेगा, और ये 2 वैल्यू है वो रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट के साथ। तो फिर से यहाँ पे रिटर्न होगा ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे उसके अंदर वैल्यू होगी 2 एंड डन प्रॉपर्टी इज इक्वल टू फॉल्स। मतलब अभी पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है। तो फिर ये रिटर्न करेगा, तो हम इसको एक वेरिएबल में लेंगे कांस्टेंट y, और y को प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग y, इस तरीके से। तो जैसे प्रिंट करेंगे तो इसका ये आउटपुट आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अब नाउ यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हुआ हमारा, अभी हमें और ये लास्ट वाली वैल्यू चाहिए, तो हम फिर क्या करेंगे, इसको रिज्यूम करेंगे, जनरेटर डॉट नेक्स्ट। जैसे हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे यील्ड क्या करेगा, फंक्शन को स्टॉप करेगा यहाँ पे, और आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट में यहाँ पे आएगा
सॉरी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा 3, तो यहाँ पे आएगा वैल्यू 3 एंड डन इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, डन इक्वल टू फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे भी फॉल्स आया है इसका मतलब उसके अंदर और भी मतलब फाइनल एग्जीक्यूशन नहीं कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके का आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होगा। मतलब यहाँ पे हम इसको वेरिएबल में लेंगे console.z और z को प्रिंट करेंगे console.log। जैसे ही प्रिंट करेंगे आपको ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब फाइनली अब इसके सारे स्टेटमेंट हमने रन कर दिए, फिर भी आपने इसको और आगे लेके गए इसको, मतलब फिर से रिज्यूम कर दिया उसको। जनरेटर डॉट नेक्स्ट मेथड कॉल हो गई इसकी। जैसे भी नेक्स्ट मेथड कॉल होती है तो इसके आगे आगे कोई स्टेटमेंट है ही नहीं है, तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट इस तरीके से। तो वैल्यू के अंदर आ जाएगा अनडिफाइंड एंड डन के आगे आ जाएगा ट्रू, मतलब डन। अभी ये डन हो गया, मतलब अभी वैल्यू नहीं है इसके अंदर कोई। ठीक है, तो इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे कांस्टेंट ए, और यहाँ पे हम लिखेंगे console.log ए। तो जैसे आउटपुट आएगा हमारा इस तरीके से आउटपुट आएगा। तो ये जो जनरेटर फंक्शन है, जनरेटर फंक्शन का इस्तेमाल इस तरीके से होता है कि आप एक फंक्शन को रुक रुक के कॉल करो, ओके, और रुक रुक के कॉल करके उसकी वैल्यू ओवर द अलग अलग कॉल में उसकी वैल्यू क्या करें हम ले लें। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये हमारा जनरेटर फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जनरेटर फंक्शन लिखते हैं। तो अभी हम इसका आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे जनरेटर फंक्शन का। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट मेथड के बारे में मैं थोड़ा लिख के देता हूँ आपको। द नेक्स्ट मेथड is called on the iterator object to resume the generator's execution. The method return an object with two value. Number one, value, the value yielded by the yield expression. Yield expression, and second है done, a boolean indicating whether the generator has completed its execution. Generator has completed the execution. ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे हमने पहले देखा था, यहाँ पे ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिटर्न कर देता है नेक्स्ट मेथड। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे ये हम जनरेटर फंक्शन कॉल करते हैं तो वो क्या करता है, एक इटरेटर ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो जैसे रिटर्न
इटरेटर ऑब्जेक्ट। और ये नेक्स्ट मेथड जो है वो इटरेटर ऑब्जेक्ट की मेथड होती है जिसको कॉल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, जनरेटर फंक्शन लिख सकते हो और उसको नेक्स्ट मेथड के ज़रिए इस तरीके से कॉल कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम और एक कंसेप्ट देखेंगे रिगार्डिंग जनरेटर फंक्शन के। अभी हमने देखा है कि इसको किस तरीके से कॉल किया जाता है जनरेटर फंक्शन को, और किस तरीके से इसको बनाया जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे सेंडिंग वैल्यू टू जनरेटर। ठीक है, so now you can send value back to the generator by passing an argument to next method। ठीक है, तो आप जनरेटर को वैल्यू पास भी कर सकते हो। ठीक है, जिस फंक्शन को आप, जिसकी वैल्यू आप रिट्राइव कर रहे हो उसको आप वैल्यू पास भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द नेक्स्ट मेथड। तो आपको नेक्स्ट मेथड को आर्गुमेंट पास करना है, वैल्यू ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी। तो चलो अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे किस तरीके से पास करते हैं इसको। अभी हम यहाँ पे फंक्शन लेंगे एक जनरेटर फंक्शन और आगे लगाना है आपको स्टार। ठीक है, यहाँ पे जनरेटर फंक्शन, यहाँ पे डेमो नाम देंगे उसको, और ये फंक्शन बॉडी यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिखेंगे, लेट वैल्यू नाम से वेरिएबल लिखेंगे इज इक्वल टू यील्ड, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ठीक है, सेमीकोलन। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू को प्रिंट करेंगे हम कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे इस वैल्यू को प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पे, और सेकंड हम लिखेंगे यील्ड, और ये जो वैल्यू है इसके ऊपर इसका हम कोई स्क्वायर निकालेंगे। सब मान लो वैल्यू इनटू वैल्यू। ठीक है, तो अभी ये किस तरीके से वर्क होता है अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है और एक जनरेटर ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है, तो कॉल करने के लिए सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल लिखो, कांस्टेंट जी फॉर जनरेटर, और फंक्शन का नाम है डेमो, इसको कॉल करो। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। जैसे भी डेमो फंक्शन कॉल होगा, ये रिटर्न क्या करेगा, जनरेटर ऑब्जेक्ट, और ये जनरेटर ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जी के अंदर। ओके, रिटर्न जनरेटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसने जनरेटर ऑब्जेक्ट क्या किया, रिटर्न किया है। अब जैसे भी जनरेटर ऑब्जेक्ट हमें मिला है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस फंक्शन को रन कर सकते हो। तो इस फंक्शन को रन करने के लिए अभी यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले आपको मेथड कॉल करनी है, दैट इज कॉल्ड एज द नेक्स्ट मेथड। तो जैसे जनरेटर जी है, जी डॉट नेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे। तो जैसे भी नेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे तो डायरेक्टली ये फंक्शन हमारा रन होगा, और यहाँ पे यील्ड के पास फर्स्ट स्टेटमेंट यील्ड है, तो ये जो यील्ड है यहाँ पे, ये यील्ड क्या करेगा, इस फंक्शन को स्टॉप करेगा और रिटर्न 1 करेगा। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा वो हम एक वेरिएबल में लिखेंगे कांस्टेंट एक्स नाम के, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एक्स को प्रिंट करेंगे। तो जैसे भी एक्स पे प्रिंट करेंगे तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट आएगा, रिटर्न वैल्यू है यील्ड वैल्यू 1 और डन फॉल्स। इस तरीके से हमारा पहला आउटपुट आएगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ पे स्टॉप हुआ है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, आगे की लाइन एग्जीक्यूट करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस यील्ड जो है इसी को हम डेटा पास करेंगे जनरेटर को। तो डेटा पास करने के लिए आपको फिर से क्या करना है, नेक्स्ट मेथड कॉल करना है जी डॉट नेक्स्ट, और इसको पास करना है, मान लो आपने 5 पास किया है। तो जैसे भी नेक्स्ट कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली लास्ट वाला यहाँ पे हमारा स्टॉप हुआ था, तो ये 5 है, यहाँ पे रिटर्न होगा वैल्यू के अंदर। तो वैल्यू के अंदर क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा। ठीक है,
और जैसे भी चला गया यहाँ से ये रिज्यूम होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो आउटपुट में वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 5। और उसके बाद ये लाइन के पे क्या होगा, एग्जीक्यूशन पॉज होगा और वो रिटर्न क्या करेगा 5 × 5 25। तो जैसे भी रिटर्न करेगा तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा इस तरीके से। ये ऑब्जेक्ट जो है हम एक वेरिएबल में लेंगे कांस्टेंट y और यहाँ पे console.y को प्रिंट करेंगे, तो y के अंदर ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा। वैल्यू क्या वैल्यू की थी, वैल्यू इंटू वैल्यू मतलब 5 × 5 25 कॉमा डन इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जनरेटर फंक्शन को क्या कर सकते हो, आप पैरामीटर पास कर सकते हो जनरेटर फंक्शन को। ठीक है, तो पैरामीटर पास कर आर्गुमेंट पास कर सकते हो और आर्गुमेंट पास करके उसकी वैल्यू आप जनरेटर फंक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये क्या है, इन दिस वे यू कैन पास द आर्गुमेंट टू द जनरेटर फंक्शन। तो ये जनरेटर फंक्शन थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसका जो फ्लो है एग्जीक्यूशन का, दैट्स वाई ये टॉपिक ज़्यादातर नहीं लिया जाता है जावास्क्रिप्ट के लर्नर को, मतलब ये टॉपिक पढ़ाया नहीं जाता है मैक्सिमम, क्योंकि इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता है, तो केयरफुली हमें इसका फ्लो पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारा जनरेटर फंक्शन है उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं और उसको जनरेटर को बैक टू वैल्यू भी हम पास कर सकते हैं यूजिंग ये नेक्स्ट मेथड, उसको आर्गुमेंट पास करके। ओके, तो इस तरीके से आप जनरेटर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अभी इसका एक और एक कंसेप्ट देखेंगे, जनरेटर फंक्शन एंड इटरेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे इटरेटर जो होता है ये एक इंटरफेस है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जो भी चीज़ आपको लूप के अंदर लेनी है उसके ऊपर लूपिंग करना है तो आपको इटरेटर को ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कभी कभी इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मानो मुझे एक ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे मेरा एक लूप है नॉर्मली फॉर लेट एक्स ऑफ, और यहाँ पे क्या होना चाहिए तब ये लूप काम करता है। नॉर्मली हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एरे यूज़ करते हैं। ठीक है, तभी हमारा लूप काम करता है कि एरे के एक एलिमेंट हम इटरेट करते हैं। अगर इंटरव्यू अगर बोलता है कि मानो कि आप यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ खुद का और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इटरेट करके दिखाओ, तो उस टाइम किस तरीके से चीज़ें करेंगे, क्योंकि हमें तो इतना ही पता है कि लूप के अंदर सिर्फ एरे ही इटरेट होता है। लेकिन अगर हमारा कोई कस्टम ऑब्जेक्ट है जैसे कि कांस्टेंट एक्स इक्वल टू ये ऑब्जेक्ट है और मुझे यहाँ पे x को इस तरीके से लेंगे, तो इज़ इट पॉसिबल x इटरेट होगा? तो इस केस में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो कहता है कि आपको मुझे इसको इटरेट करके दिखाओ। तो एट दैट टाइम आपको जनरेटर फंक्शन के साथ इटरेटर का इस्तेमाल करना होता है। ये चीज़ करके आप इस तरीके की फंक्शनलिटी बना सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इटरेट करने के लिए इटरेटर बना सकते हो। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट के लिए, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है जनरेटर फंक्शन एंड इटरेटर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये चीज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले इटरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जनरेटर फंक्शन, जनरेटर फंक्शन can be used to implement custom iterator। ठीक है, तो जो भी कस्टम इटरेटर है मतलब आपको खुद को एक इटरेटर बनाना है खुद का, या कोई भी ऑब्जेक्ट इटरेबल ऑब्जेक्ट बनाना है आपको खुद का। ठीक है, तो उस टाइम आपको ये जनरेटर फंक्शन का इस्तेमाल करके आप इटरेटर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से करना है, मानो कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इम्प्लीमेंट
implement iterator using generator function। ठीक है, तो जनरेटर फंक्शन का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से इटरेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको हमें इटरेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे कांस्टेंट obj नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और ये हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे इटरेटर फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे स्टार और ब्रैकेट है, इसके अंदर आपको लिखना है सिंबल डॉट इटरेटर। सिंबल डॉट इटरेटर ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये इस तरीके से ये फंक्शन बनता है। ठीक है, तो ये आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, इसका एक फिक्स सिंटैक्स है। ठीक है, जैसे स्टार देखिए ब्रैकेट के अंदर सिंबल डॉट इटरेटर, तो इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके आगे फंक्शन लिखना है और इसके अंदर आपको वैल्यू को यील्ड करना है। यील्ड 1, यील्ड 2, यील्ड 3। तो आप कितने भी वैल्यू को यील्ड कर सकते हो जो आपको प्रिंट करनी है, रिटर्न करनी है। फिर इस फंक्शन को क्लोज करेंगे और हमारे ऑब्जेक्ट को भी इस तरीके से क्लोज करेंगे और सेमीकोलन दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है दिस इज कॉल्ड एज अ इटरेटर मेथड। इटरेटर मेथड, ठीक है, तो ये मेथड आपको लूपिंग के अंदर इसका अगर कोई कोड एग्जीक्यूट करना है तो आपको सिंबल डॉट इटरेटर इस नाम से आपको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एज अ जनरेटर फंक्शन। ये जनरेटर फंक्शन है क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज अ जनरेटर फंक्शन। ओके, तो आपको एक इटरेटर मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा एज अ जनरेटर और उसके अंदर यील्ड करके आप अलग अलग वैल्यू दे सकते हो ताकि हर एक एग्जीक्यूशन में एक एक वैल्यू आपको मिल सके। ठीक है, ये हो गया। अभी आपको इसको प्रिंट करना है। अब ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। दिस इज व्हाट? ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, लूप के अंदर यूज कर सकते हो। अभी जैसे हम लूप यूज करेंगे फॉर लेट एक्स ऑफ, हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है? ओबीजे। ओबीजे, अब हम इस ऑब्जेक्ट को फॉर लूप के अंदर इटरेट कर सकते हैं और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एक्स की वैल्यू अगर प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले ये लूप क्या करेगा? ये ओबीजे इटरेट इसकी मेथड को कॉल करेगा और पहले यील्ड करके पहली वैल्यू एक्स के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे प्रिंट होगा एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी? 1। फिर और ये लूप क्या करेगा? ये यील्ड 2 की वैल्यू कॉल करेगा एक्स के अंदर, फिर लूप के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे प्रिंट होगा 2 एंड लास्ट में होगा 3 एंड आफ्टर दैट ये लूप क्या होगा? टर्मिनेट होगा। तो इस तरीके से आप जनरेटर फंक्शन को मतलब इटरेटर को इस यूज़ कर सकते हो आपके प्रोग्रामिंग के अंदर कस्टम जनरेटर बनाने के लिए। ठीक है, सॉरी, कस्टम इटरेटर बनाने के लिए आप जनरेटर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये इंटरव्यू में आपको अगर पूछा जाए तो ये डेफिनेटली 10+ ईयर एक्सपीरियंस पे पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन कि किस तरीके से जेएस में करना है। अगर आप इंटरव्यू टफेस्ट है कंपनी और भी थोड़ा सा मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो वो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकती है। तो आपकी इस लेवल तक अगर तैयारी रहती है तो डेफिनेटली आप कोई भी इंटरव्यू फेल नहीं हो सकते जेएस का। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको चीज़ें करके दिखा सकते हो। ओके, तो ये थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसको, इसलिए मैंने इसको ऐसा टैब पे लिया। डायरेक्ट प्रैक्टिकली तो ये नहीं हम दिखा सकते। ठीक है, नाउ अभी हम यहाँ पे ठीक है, चलो इसका अभी प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल में ये चीज़ें किस तरीके से हम इसको करते हैं ये सारी देखेंगे। ठीक है, तो चलो अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे इसका।
तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे इस फोल्डर को। ओके, इसको राइट बटन करके ओपन करना है। VS कोड के अंदर ओके, तो ये हमारा VS कोड है। तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे। और ये हमारा थ्योरी में हमने जनरेटर फंक्शन की चीज़ें देखी थी इस तरीके से। ओके, तो सबसे पहले अभी हमें ये करना है, यहाँ पे एक नया फाइल बनाएंगे जनरेटर नाम से, generator.js फाइल। ठीक है, अब इस फाइल को हम अटैच करेंगे यहाँ पे हमारी इंडेक्स फाइल के अंदर, generator.js। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइल। अभी इसको बाकी को सबको हटा देंगे और यहाँ पे हम कोड करेंगे। तो सबसे पहले हमें जनरेटर फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे हमने बनाया फंक्शन, यहाँ पे बनाया था जैसे कि यहाँ पे ये फंक्शन प्रैक्टिकल थ्योरी में देखा था, दिस वन। ठीक है, ये फंक्शन है हमारा। इस यहाँ पे 3 वैल्यू नाम से फंक्शन बनाया था हमने, 3 वैल्यू। ठीक है, अब ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन को जनरेटर फंक्शन हम तभी बना सकते हैं, ये क्या है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे स्टार। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, स्टार लगाना है, स्टार और फंक्शन का नेम। अब इसके अंदर हमने यील्ड यूज़ किया है, यील्ड 1 पहली वैल्यू हमने प्रिंट की, यहाँ पे यील्ड किया है, सेकंड वैल्यू रिटर्न किया है और थर्ड वैल्यू रिटर्न किया है। ठीक है, तो यील्ड का काम यही है कि वो फंक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूशन स्टॉप करता है और वैल्यू को रिटर्न करता है। और फिर वहाँ से एग्जीक्यूशन रिज्यूम करना है तो आपको फिर से नेक्स्ट मेथड कॉल करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरेटर फंक्शन। अभी इसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे हमने ये लिखा है कि जनरेटर इक्वल टू 3 वैल्यू फंक्शन को कॉल किया है, जैसे कांस्टेंट जनरेटर इज इक्वल टू, अभी हम कॉल करेंगे 3 वैल्यू फंक्शन को। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो इसके अंदर का कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली हमें जनरेटर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो हम इस तरीके से इसको देखेंगे console.log करके, कि जैसे हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं डेमो पर्पज़। ठीक है, तो जैसे भी इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये फंक्शन कॉल होता है नहीं होता है देखेंगे। ठीक है, तो इसको रन करना है तो हमें जनरेटर जो हमारा इंडेक्स फाइल है उसको राइट बटन क्लिक करके हम इसको ओपन इन अदर ब्राउज़र एंड गूगल क्रोम। तो इसको गूगल क्रोम में हम रन करेंगे इस तरीके से। ये गूगल क्रोम के अंदर ये हमारा ओपन हो चुका है। चलो ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, सो अभी ये जो है हमारा यहाँ पे ये गूगल क्रोम, यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे इसको और कंसोल में आ जाएंगे इसको। तो यहाँ पे देखो कुछ आउटपुट नहीं आया है हमारा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा जनरेटर फंक्शन है यहाँ पे, इसको हमने कॉल किया है लेकिन ये फंक्शन के अंदर का कोई भी कोड कॉल नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जनरेटर फंक्शन जो भी होता है वो क्या करता है, कोड कॉल नहीं करता है डायरेक्टली, वो एक हमें जनरेटर का ऑब्जेक्ट देता है। तो चलो हम इसको जनरेटर को ही प्रिंट कर देते हैं console.log करके यहाँ पे, और यहाँ पे जनरेटर इस तरीके से उसको प्रिंट करते हैं। तो देखते हैं कि उसने क्या रिटर्न किया है। और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन 3 वैल्यू कॉल हो चुका है और उसने रिटर्न किया है जनरेटर। ये जनरेटर का क्या हुआ है, हमें ऑब्जेक्ट मिला है यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, तो अभी ये ऑब्जेक्ट मिला है हमें। तो अभी हम यहाँ पे
ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें ये ऑब्जेक्ट हमने प्रिंट करके देखा है जनरेटर यहाँ पे इस तरीके से, तो ये ऑब्जेक्ट हमें मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो यील्ड है यहाँ पे, ये इस फंक्शन को अभी स्टार्ट करना है हमें। तो स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए आपको जनरेटर ऑब्जेक्ट है उसका इस्तेमाल करना है, जनरेटर डॉट नेक्स्ट मेथड आपको कॉल करना है। जैसे भी नेक्स्ट मेथड कॉल करोगे, ये फंक्शन का फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा और सेकंड यहाँ पे आएगा तो उसको यील्ड मिलेगा। तो यील्ड मिलने का, तो यील्ड क्या करेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा आपका, जहाँ पर भी ई पाएगा तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा और ये यील्ड ये रिटर्न वैल्यू करेगा इस नेक्स्ट फंक्शन को। तो ये नेक्स्ट फंक्शन जैसे भी एग्जीक्यूशन पूरा करेगा तो ये रिटर्न वैल्यू हम एक वेरिएबल में ले लेंगे, कांस्टेंट एक्स, ठीक है। लेकिन ये एक्स के अंदर क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर ये 1 वैल्यू होगी, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग एक्स, एक्स को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसका आउटपुट, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वैल्यू हमारी आ चुकी है एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, जिसके अंदर वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी है, जिसकी वैल्यू ये फर्स्ट यील्ड ने रिटर्न किया है 1 और उसका प्रॉपर्टी डन इक्वल टू फॉल्स, मतलब अभी जनरेटर पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिला है, इसका फर्स्ट आउटपुट मिला है, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे स्टॉप हो चुका है, ये वैल्यू रिटर्न हो चुकी है, अभी हमें आगे की लाइन एग्जीक्यूट करने हैं तो फिर से हमें ये नेक्स्ट मेथड कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से ये आपको नेक्स्ट कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से वाई वेरिएबल लिया है और जैसे भी मैं ये नेक्स्ट कॉल करूँगा ये ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट यील्ड रन करेगा और यहाँ पे यील्ड क्या करेगा, एग्जीक्यूशन स्टॉप करेगा और ये जो 2 वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। तो जैसे भी ये रिटर्न करेगा तो यहाँ पे y के अंदर भी इस तरीके का ऑब्जेक्ट चला जाएगा जिसके अंदर वैल्यू 2 होगी और डन फॉल्स होगा और फिर हम कंसोल डॉट लॉग करके y को भी इस तरीके से प्रिंट कर देंगे, y कंट्रोल एस। और जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे देखो सेकंड टाइम हमने नेक्स्ट कॉल किया है तो सेकंड टाइम हमारी ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वैल्यू 2 और डन फॉल्स, इस तरीके से। अभी उसके बाद यहाँ पे अभी एग्जीक्यूशन स्टॉप हुआ है, अभी हमें लास्ट लाइन एग्जीक्यूट करनी है तो हमें यहाँ से रिज्यूम करना पड़ेगा। तो रिज्यूम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सेम नेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे एक्स वाई जेड वेरिएबल लेंगे और जनरेटर डॉट नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे स्टॉप हुआ था वो अगले लाइन पे आएगा, लेकिन यहाँ पे उसको यील्ड मिला है तो यहाँ पे यील्ड क्या करेगा, इसको स्टॉप करेगा और ये वैल्यू को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो जैसे ये रिटर्न होगा तो यहाँ पे इस नेक्स्ट मेथड के अंदर फिर से इस तरह का ऑब्जेक्ट चला जाएगा और उसकी अपडेटेड वैल्यू नई वैल्यू आ जाएगी, कंसोल डॉट लॉग और हम जेड को प्रिंट करेंगे इस तरीके से। कंट्रोल एस करेंगे इसको और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो ये थर्ड वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक फंक्शन की सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये फंक्शन एक साथ पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं करता है, जहाँ जहाँ पर यील्ड मिला है यील्ड उसको स्टॉप करता है और जहाँ पे नेक्स्ट कॉल किया था उसी को वैल्यू दे देता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जनरेटर फंक्शन का इस्तेमाल करके आपकी एक एक वैल्यू ओवर द पीरियड ओवर द टाइम आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ द नेक्स्ट मेथड, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू या फिर डन ये इतना ही आपको यूज़ करना है या करना है आपको, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू इस तरीके से कॉल कर सकते हो। तो जैसे कॉल करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो हमने अब मान लो कि हमारे जनरेटर फंक्शन के अंदर बहुत सारा कोड है, यील्ड करके हमने लिखा है। अगर सब बारी बारी से जनरेटर डॉट नेक्स्ट करेंगे तो बहुत कोड लंबा जाएगा, तो हम इसके वजह इसको लूप में भी कर सकते हैं, लूप का इस्तेमाल करके भी पूरा जनरेटर को रन कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो मेरे पास व्हाइल लूप है यहाँ पे व्हाइल, और व्हाइल में हम क्या करेंगे, इस जनरेटर को कॉल करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस तरीके से हमने जनरेटर का ऑब्जेक्ट बनाया है इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा जनरेटर का ऑब्जेक्ट है। तो हाँ, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक लूप लगाएंगे इस तरीके से व्हाइल, और यहाँ पे कॉल करेंगे जनरेटर डॉट नेक्स्ट मेथड और डॉट उसकी प्रॉपर्टी क्या है, डन है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी डन है जो, तो इसका रिजल्ट नॉट डन है, मतलब जब तक
डन नहीं है तब तक लूप ये घूमेगा। मतलब जब तक फॉल्स आएगा डन का तो ये नॉट उसको ट्रू करेगा। तो जब तक फॉल्स आएगा वो ट्रू ट्रू करेगा, मतलब लूप चलेगा। जब जैसे भी डन ट्रू आएगा तो ये लूप ब्रेक होगा, फॉल्स होगा। और फिर हम यहाँ पे ये जो नेक्स्ट है इसकी वैल्यू, यहाँ पे नेक्स्ट की वैल्यू हम एक वेरिएबल में लेंगे इस तरीके से। अभी यहाँ पे एक वेरिएबल जैसे कि लेट वैल्यू नाम से, ठीक है, उसके अंदर हम ब्लैंक ऑब्जेक्ट दे देंगे। और यहाँ पे हमें करना है वैल्यू इज इक्वल टू जनरेटर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कॉल करेंगे वैल्यू के अंदर जनरेटर। और यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू जनरेटर एंड सेकंड कंडीशन वैल्यू नॉट डन। नॉट डन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे इसको, अगर नॉट डन है पहली वैल्यू की वैल्यू जनरेटर नेक्स्ट मेथड कॉल करके हम एक जनरेटर ऑब्जेक्ट वैल्यू के अंदर आएगा एंड वो वैल्यू नॉट डन है तब तक ये लूप हमारा चलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें प्रिंट करना है console.log और हम डायरेक्टली वैल्यू को भी प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम सारे इस जनरेटर के जो एलिमेंट है यील्ड के अंदर उसको रन करेंगे यहाँ पे। तो चलो देखते हैं इज इट वर्किंग और नॉट। तो यहाँ पे देखो ये वर्क हो गया, फाइन। तो हमने एक ही साथ क्या किया है, लूप के अंदर पूरे जनरेटर फंक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है हमने, ठीक है। तो सिंपली यही है कि हमारा मकसद है कि लूप के अंदर हम पर कंटिन्यूसली नेक्स्ट मेथड कॉल करें ताकि वो नेक्स्ट करके रन हो जाए। और उसका रिजल्ट जो है कब तक लूप घुमाएंगे हम, जब तक वो नॉट डन होता है। मतलब जब तक डन नहीं है तब तक चलेगा, जब डन होगा तो ये हमारा लूप ब्रेक होगा। तो इससे हम इनफाइनाइट लूप में नहीं चले जाएंगे। और यहाँ पे फिर हम जो भी यहाँ नेक्स्ट मेथड से आउटपुट मिलेगा हमें, उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जनरेटर फंक्शन का इस्तेमाल करके इसको लूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि लूप का इस्तेमाल करके जनरेटर को इटरेट करके देखो विदाउट यूजिंग इटरेटर। तो यहाँ पे हमने विदाउट यूजिंग इटरेटर जनरेटर फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ द व्हाइल लूप क्या किया है, इसको इटरेट किया है, ठीक है, इस तरीके से। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द जनरेटर फंक्शन एंड execute it, means call it and get its value one after another by over the time, ठीक है। सो राइट नाउ अभी यहाँ पे हमने दूसरा कॉन्सेप्ट देखा था सेंडिंग वैल्यू टू द जनरेटर, ठीक है। तो अब जनरेटर फंक्शन, जनरेटर को ही हम क्या करेंगे, वैल्यू सेंड करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने कोड लिखा था तो सेम कोड लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शन स्टार लगाएंगे और फंक्शन का नाम डेमो रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अभी फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था लेट वैल्यू इज इक्वल टू, और इसके आगे हमने यील्ड लिखा था और मैं वैल्यू यहाँ पे जनरेट करूँगा 1, ठीक है। तो इस यील्ड को हमें क्या करना है, वैल्यू पास करना है थ्रू हमारे नेक्स्ट मेथड के, ठीक है। तो जैसे भी इसके ये रन होगा, इसके बाद console.log में जो भी वैल्यू इसको पास किए वो वैल्यू हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। और उसके बाद फिर यील्ड करेंगे नेक्स्ट टाइम, और जो हमारे वैल्यू उसका स्क्वायर यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, वैल्यू इनटू वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने एक डेमो के लिए कोड बनाया है। अभी ये किस तरीके से काम करेगा, सबसे पहले हमें इस डेमो को कॉल करके जनरेटर ऑब्जेक्ट लेना है। सो कांस्टेंट जनरेटर का जी यहाँ पे, और कॉल करना है आपको डेमो, ओके। तो जैसे भी आप डेमो को कॉल करोगे तो जी के अंदर जनरेटर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले आपको इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जी डॉट नेक्स्ट मेथड कॉल करोगे, नेक्स्ट। तो जैसे भी नेक्स्ट मेथड कॉल करोगे आपका ये फंक्शन स्टार्ट होगा और ये लाइन क्या होगी आपकी, यहाँ तक ये रन होगी, ठीक है। अब ये रिटर्न करेगा 1, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसकी वैल्यू 1 होगी। तो कांस्टेंट वैल इज इक्वल टू यहाँ पे जी डॉट नेक्स्ट। तो ये जो है यील्ड, ये क्या करेगा,
एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और ये वैल्यू के अंदर वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा और कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे, और यहाँ पे वैल को हम प्रिंट करेंगे इस तरीके से। तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये पहली वैल्यू हमारी आ चुकी है यहाँ पे, ये 1 वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्या होगा है, हमारा स्टॉप हो चुका है अभी, ठीक है। एग्जीक्यूशन स्टॉप हो चुका है और डन फॉल्स आ चुका है। अब नाउ अभी हमें क्या करना है, इसी यील्ड को क्या करना है, एक वैल्यू पास करनी है, ठीक है। तो इसको वैल्यू पास करने के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेटली क्या करेंगे, यहाँ पे जी डॉट नेक्स्ट मेथड का कॉल करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पे हम इसको पास करेंगे, मान लो 5 पास किया है हमने। तो जैसे भी ये नेक्स्ट 5 करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस यील्ड के अंदर क्या होगा, मतलब यहाँ ये इसके अंदर क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा। तो वैल्यू के अंदर 5 जाएगा, यहाँ पे आउटपुट में 5 आएगा, और फिर ये यील्ड करेगा 5 × 5 25, मतलब ये नेक्स्ट फंक्शन 25 रिटर्न करेगा और यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा, ओके। और जो भी 25 रिटर्न हुआ है ये कांस्टेंट या फिर ये यस कांस्टेंट एक्स नाम की वेरिएबल के अंदर वो आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने रिजल्ट लिया है, और इसको अगर हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग करके एक्स, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसकी वैल्यू 25 होगी एंड डन फॉल्स होगा, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं फिर से, और यहाँ पे देखो ये आ गया वैल्यू 25 और डन फॉल्स आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको और हमें नेक्स्ट करके फिर इसके आगे जाना है। तो ये आगे जाने के लिए आप फिर क्या करोगे, जी डॉट नेक्स्ट, आगे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे, और उसके बाद इसका रिजल्ट लेना है तो आप एक वेरिएबल लेना है एक्स वाई नाम का, उसके अंदर इसका रिजल्ट रखोगे। तो इसके आगे ये जो यील्ड है इसके आगे कोई यील्ड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जनरेटर का एग्जीक्यूशन अभी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे वाई को हम प्रिंट करेंगे। तो जैसे हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका वैल्यू इज अनडिफाइंड एंड डन इज इक्वल टू ट्रू। तो जैसे भी डन ट्रू आता है मतलब आपका जनरेटर कंप्लीट हो चुका है, और वैल्यू अनडिफाइंड म्हणजे अभी कोई वैल्यू नहीं है उसके अंदर जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जनरेटर फंक्शन को बना सकते हो और उसको आप यूज़ कर सकते हो एक एक वैल्यू जनरेट करने के लिए, चाहे आप उसको वैल्यू भी क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जनरेटर फंक्शन को बनाया जाता है और उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे जनरेटर एंड इटरेटर फंक्शन। तो आप जनरेटर फंक्शन का इस्तेमाल करके इटरेटर को भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली आप इटरेटर ऑब्जेक्ट बना सकते हो जो कि क्या करेगा, आपको लूप के अंदर वो ऑब्जेक्ट को आप इटरेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे नॉर्मली हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेंगे कांस्टेंट एक्स इक्वल टू ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और जिसके अंदर नेम नाम की फील्ड है, और नेम इक्वल टू हम लिखेंगे राजू, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया नॉर्मल। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लूप के अंदर इटरेट करना चाहूँगा, फॉर लेट एक्स ऑफ, ये हमारा ओबीजे मानो यहाँ पे ओबीजे लेट एक्स ऑफ ओबीजे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको लूप में अगर लेना चाहूँगा यहाँ पे, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं एक्स को प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे क्या होता है हम देखेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे एरर आता है, टाइप एरर ओबीजे इज नॉट इटरेबल, मतलब फॉर लूप के अंदर हम उसी ऑब्जेक्ट को इटरेट कर सकते हैं जिसके अंदर इटरेटर की मेथड इम्प्लीमेंट की वाली होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मतलब वो इटरेटर नहीं होता है। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि आपको एक कस्टम ऑब्जेक्ट है उसको इटरेट करके दिखाओ, तो उसको आप इस तरीके से इटरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही पता है कि यहाँ पे सिर्फ एरे का इस्तेमाल होता है, और एरे है तभी हम उसको इटरेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई भी इटरेटर ऑब्जेक्ट जो है वो इटरेट हो सकता है, ज़रूर नहीं कि वो एरे है, क्योंकि एरे इटरेटर को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो इस टाइप का बिहेवियर हमें अगर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टम इटरेटर बनाना पड़ेगा। तो कस्टम इटरेटर बनाने के लिए आपको स्टार यहाँ पे, और जैसे मैंने लिखा था सिम्बॉल डॉट इटरेटर, ओके। और ये मेथड इस तरीके से आपको मेथड बनानी है, यहाँ पे सिम्बॉल डॉट इटरेटर, आगे स्टार लगाना है, मतलब ये जनरेटर मेथड है क्योंकि इसके आगे स्टार है। ये मेथड का नाम है सिम्बॉल डॉट इटरेटर, ठीक है।
अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो भी वैल्यू हमें जनरेट करनी है कर सकते हैं। जैसे हम यील्ड लगा के जनरेट करेंगे, जैसे माय नेम इज़ राजू, ये पहली वैल्यू है यहाँ पे, सेमीकोलन। दूसरी वैल्यू मुझे यील्ड करनी है, यील्ड हेलो गाइस। थर्ड वैल्यू यील्ड करनी है, यील्ड वेलकम इन कोड लैंग्स। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने 3 वैल्यू यील्ड किया है। तो ये एक यील्ड वैल्यू क्या होगी और ऑन द डिमांड क्या होगी आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद अभी इसको अभी हमें लूप में हम अब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी इसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा लूप है ओबीजे सॉरी ऑब्जेक्ट, इसको अब लूप के अंदर हम इटरेट कर सकते हैं। तो जैसे भी ये लूप एग्जीक्यूट होगा वो इस ऑब्जेक्ट की इस मेथड को कॉल करेगा और इसके अंदर एक एक यील्ड जो है उसकी वैल्यू वो ले लेगा और यहाँ पे उसको एक्स के अंदर रखेगा और यहाँ पे प्रिंट होगा। तो ये लूप कब तक चलेगा, वो यील्ड की डन प्रॉपर्टी चेक करेगा, एक डन अगर फॉल्स है तब तक लूप चलेगा, डन ट्रू है ये लूप क्या होगा हमारा टर्मिनेट होगा। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम इसको रन करके देखते हैं इज इट वर्किंग और नॉट। और जैसे रन किया तो यहाँ पे देखो हमारा ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी मतलब जो भी डेटा है वो इटरेट हो चुका है, हमने यहाँ पे डेटा पूरा प्रिंट कर दिया है। तो ये लूप में हमने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है, ये दिस इज एंड इस कस्टम ऑब्जेक्ट को हमने लूप में इटरेट किया है। सो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट एरे ही होना चाहिए, आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो यूजिंग इम्प्लीमेंटिंग इटरेटर इंटरफेस इन जावास्क्रिप्ट एंड आप उसको इटरेट कर सकते हो इस तरीके से लूप के अंदर। ठीक है, तो दिस इज इट्स वेरी हाई एंड एडवांस टेक्निक क्योंकि यहाँ पे जब एपीआई डेवलपमेंट की जाती है जावा की तो आपको इस लेवल तक फंक्शनलिटी पता होना ज़रूरी होता है, फीचर, ताकि आप खुद की इस तरीके की एपीआई बना सकते हो ताकि कोई और डेवलपर उसको यूज़ करके अपना काम कर सके। ठीक है, so we have covered this topic today. Okay, so guys I hope you understand, थोड़ा confusion होगा आपको, इट्स कॉमन बिकॉज इटरेटर समझ में नहीं आता है लोगों के, लेकिन आई होप कि ये चीज़ें आपकी समझ में आई होगी और आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अगर नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेशन रिकॉर्ड हुआ है हमारा, तो ये यूट्यूब पे आपको मिलेगा ही, इसकी रिकॉर्डिंग देख के आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। इज देयर एनीथिंग टू डिस्कस राइट नाउ, और कोई प्रॉब्लम है किसी को? यस संदीप, अनिकेत। Okay, ठीक है, if there is nothing to discuss then we have to wind up right now. Thank you so much for joining.